जय हिंद दोस्तों आज का टॉपिक है क्या चाइना दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। जी हां, आज मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं। एक लंबा चौड़ा टॉपिक है और ये जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पिछले कुछ टाइम में हो चुकी हैं उसको देखते हुए उन सब का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करते हुए मैं आपके लिए आज ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि क्या चाइना दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हमारा एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच लॉन्च हो चुका है और अगले हफ्ते दोबारा लॉन्च होने वाला है। अब इस एनसीईआरटी के कंसेप्टर बैच को अगर आप बात करते हैं तो दोस्तों यहीं पर असलियत में यहीं आईएएस पीसीएस में आपका सक्सेस छुपा हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स बेसिक्स जो हैं वो मजबूत हैं, कंसेप्ट्स अच्छे हैं, देन आई कैन गारंटी आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इनके ऊपर फोकस करना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए ये बैच डिक्लेयर किया गया है और इसकी फ़ीस भी कुछ खास नहीं है। 500 रुपीज़ पर मंथ इसकी हमने फ़ीस रखी है, जो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। तो दोस्तों इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जल्दी से जल्दी हमारे इस बैच में रजिस्ट्रेशन करवाइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। डरने वाली कोई बात नहीं है और आप कर सकते हैं, इतना विश्वास करके चलिएगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों टॉपिक है क्या चाइना दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। तो पिछले एक हफ्ते की अगर आप डेवलपमेंट देखें तो आपको काफी कुछ यहां पर नजर आएगा और इसमें अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन और उनके साथ साथ उनकी मीटिंग्स और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं उनकी जो टिप्पणियां आई हैं वो अब सबको या तो इकट्ठा करके आपको फैक्ट्स लाइनें खींच के बता दी जाएं या फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाए, सारी की सारी खबरों को मिक्स करके समझाया जाए कि असलियत में कौन कहां पर क्या बोल रहा है। तो यहां पर असलियत में जो बाइडन की 3 मीटिंग्स यहां ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं। एक तो G7 मीट, दूसरी नाटो मेंबर्स के साथ मीट और तीसरी मीटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो है रशिया के पुतिन के साथ। और इनके साथ साथ इनके ऊपर जो रिएक्शंस आए हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। असलियत में मामले को समझिए यहां पर क्या है। G7 नेशंस वो हैं जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मतलब लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ दिस वर्ल्ड, और किसी टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी इन्हीं के इर्द गिर्द या इन्हीं के चारों तरफ घूम रही होती थी, उसको देखना। दूसरी तरफ नाटो, लार्जेस्ट मिलिट्री अलायंस ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूह, और तीसरा रशिया, जो अगर दुनिया में 3 सुपर पावर हैं और 3 सुपर पावर्स में से एक अमेरिका है तो दूसरा चाइना है और तीसरा आज के दिन रशिया है। भले ही रशिया कमजोर हो लेकिन सुपर पावर है, खासकर कम से कम मिलिट्री सुपर पावर तो है ही, और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के नाम पर मामले में रशिया के अगेंस्ट कोई नहीं। बहुत कम देश ठहरते हैं, उसमें से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा G7 नेशंस ने जिस तरीके से चाइना को क्रिटिसाइज किया और जिस तरीके से नाटो नेशंस के हेड ने माना, नाटो देशों ने और नाटो के हेड ने माना कि सिस्टमैटिक चैलेंज पोज किया जा रहा है। एक वर्ड यहां पर कि सिस्टमैटिक चैलेंज, एक चैलेंज होता है जैसे कोई ग्लोबल टेररिज्म का चैलेंज है कि कुछ लोगों ने हथियार उठाए और यूरोप या अमेरिका के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, तो ये होता है एक चैलेंज, ग्लोबल चैलेंज या चुनौती कि वो लोग हमला ना करें। एक होता है सिस्टमैटिक चैलेंज, उसमें क्या होता है कि पूरे का पूरा सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरी ताकत के साथ आपके सामने आकर खड़ा हो गया और अब उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा होता है। जब ये सिस्टमैटिक चैलेंज वर्ड यूज किया तो यहां अब खुले तौर पर यह कह दिया कि भाई ये तो एक ग्लोबल चैलेंज है। क्यों ग्लोबल चैलेंज है? क्योंकि अगर चाइना की ट्रेड प्रैक्टिसेस देखी जाएं और जिस तरीके से ट्रेड मैनिपुलेशंस देखी जाएं, जिस तरीके से वो जिसे कहते हैं कि जुगाड़बाजी करके या यूं कहें कि लूप होल्स निकालकर पूरी दुनिया के ट्रेड को अपने अकॉर्डिंग घुमा रहा है और पूरी दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है। दूसरा, ग्लोबल ऑर्डर, ट्रेड प्रैक्टिसेस के बाद अंडरमाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर्स
इसको देखना कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे जो ग्लोबल ऑर्डर है, जो वैश्विक व्यवस्था है, उसको धत्ता बताकर, उसको साइडलाइन करके अपनी मनमर्जी से काम करना आज के दिन चाइना की ये आदत बन चुकी है और इसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई। तीसरा, न्यूक्लियर मिसाइल्स, जो चाइना लगातार न्यूक्लियर मिसाइल्स, न्यूक्लियर आर्सेनल का बढ़ाना और जबरदस्त लेवल पर तेजी से साथ बढ़ाना भी दुनिया ने अपने आप में, खासकर नाटो और G7 नेशंस ने अपने आप में एक खतरा माना है। और साथ में सबसे बड़ी बात, यहां बात की गई ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, और कि किस तरीके से यहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन किए जा रहे हैं, वो भी अपने आप में खतरा है कि किस तरीके से शिनजियांग के अंदर उइगुर मुस्लिम्स को प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यहां पर ये कि इसका अगला जो पोर्शन है वो ये कि मिलिट्री एग्रेशन, जो मिलिट्री एग्रेशन है चाइना का, मिलिट्री एग्रेशन, और जिस तरीके से साउथ चाइना सी और इंडियन ओशियन के अंदर अब इसका जो बिहेवियर है, या यूं कहें कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका चाइना का जो बिहेवियर है वो असलियत में एक चैलेंज बन चुका है दुनिया की शांति के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि चाइना जिस तरीके से एक डिक्टेटरशिप दिखाता है अपने देश के अंदर भी, और साथ में डिक्टेटरशिप दिखाता है अपने देश में, और उसके साथ में डिक्टेटरशिप दिखाता है जिस भी देश के अंदर ये एंट्री करता है, चाहे वो डेट ट्रैप हो, चाहे कुछ भी हो उसके अंदर। तो पूरी दुनिया के अंदर चाइना इस समय पर धीरे धीरे कब्जा करता जा रहा है, और जिस तरीके से वो मिडल ईस्ट तक पहुंच चुका है, यूं कहें कि गेटवे ऑफ यूरोप तक चाइना पहुंच चुका है। अभी कल ही उसने 3 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उन्हें अपने स्पेसशिप के अंदर भेजा है। चाइना ने मंगल यानी मार्स तक पहुंच चुका है। मिसाइल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसके अंदर चाइना कहीं ज़्यादा आगे है। दूसरी टेक्नोलॉजीज, 5G टेक्नोलॉजी, उसके अंदर जिस तरीके से चाइना ने एज हासिल करी और पूरी दुनिया से आगे निकल गया। तो चारों तरफ से अगर यहाँ पर देखा जाए, चारों तरफ से अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है कि नाटो और G7 कंट्रीज एक एक करके पूरी दुनिया के अंदर ये बातें बता रहे हैं कि चाइना इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अब जब वो चीज़ें बता रहे हैं तो हर जगह पर इस समय पर चारों तरफ ये शोर मचा हुआ है कि खतरा है, खतरा है, खतरा है, चैलेंज है, चैलेंज है, चैलेंज है। अब सवाल ये है कि यहाँ सबसे बड़ी सिचुएशन उभर कर ये आई कि, और सबसे बड़ा क्वेश्चन उभर कर ये आया कि हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ दिस जायंट, हु इज रेस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है इस दुनिया के अंदर चीन के उत्थान के लिए। जिस तरीके से चीन एकदम से बढ़ के आगे निकला है, कौन जिम्मेदार है। अब अगर आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी सारे चौंकाने वाले जवाब मिलेंगे। राइज ऑफ चाइना एक दिन का तो है नहीं, असलियत में सीड्स ऑफ राइज ऑफ चाइना कुड बी सीन इन कोल्ड वॉर। इस शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अंदर, शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका और रशिया, जो उस टाइम पर यूएसएसआर होता था, असलियत में इस सब की जड़ें यहां कहीं गड़ी हुई हैं, यहां कहीं गड़ी हुई हैं। तो ये जो जड़ें गड़ी हुई हैं उसको समझने की जरूरत है कि दोस्तों, अगर आप देखें कोल्ड वॉर जब चल रहा था, एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी दुनिया थी, इसके अंदर अमेरिका एंड इट्स अलायंसेस थे, और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, उसके अंदर कम्युनिस्ट वर्ल्ड था, उसमें यूएसएसआर प्लस उसके अलायंसेस थे, वॉर्सो पैक्ट के अंदर जो थे। अब ऐसी सिचुएशन में दुनिया 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी, दोनों आमने सामने थे। यहां इस वेस्टर्न वर्ल्ड की खास बात क्या कि जब ये फेस टू फेस रशिया और यूएसएसआर को काउंटर नहीं कर पा रहे थे, तो असलियत में इन्होंने, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड की हमेशा से एक पॉलिसी रही है
एक दुश्मन को मारने के लिए एक जायंट खड़ा करना और बाद में वही जायंट इनको पीटने लग जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान में देखेंगे। अफगानिस्तान में जब रशिया एंटर करता है तो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने असलियत में तालिबान को खड़ा किया, और जब इस तालिबान को खड़ा किया और रिलीजन प्लस जियोपॉलिटिक्स इसको मिलाया, तो यहां पर एक तरफ तालिबान खड़ा हुआ और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ। बिन लादेन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस खड़े हुए। कौन जिम्मेदार था इनके खड़े होने का? इनके खड़े होने का जिम्मेदार ये वेस्टर्न वर्ल्ड था। जब तक रशिया से लड़ रहे थे तब तक ठीक था, रशिया खत्म, तालिबान और ओसामा बिन लादेन ने उठा के अमेरिका को ही धोना शुरू कर दिया। इसी यूएसएसआर को दबाने के लिए और कम्युनिस्ट वर्ल्ड में उसका राइवल खड़ा करने के लिए चाइना को यूएसए का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। जो निक्सन थे, जो क्या नाम है, प्रेसिडेंट निक्सन, इनकी सबसे बड़ी पॉलिसी वहां पर यही थी प्रेसिडेंट निक्सन की कि किसी भी तरीके से चाइना को यूएसएसआर के साथ खड़ा किया जाए, सामने खड़ा किया जाए और इसकी राइवलरी क्रिएट की जाए। यस, उसको उसके अंदर निक्सन को बहुत फायदे भी नजर आ रहे थे कि यहां पर एक तो बहुत बड़ी मार्केट नजर आ रही थी, दूसरी तरफ यहां पर चीप लेबर नजर आ रही थी, सस्ती लेबर नजर आ रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं राइवल ऑफ यूएसएसआर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा था। समझे? अमेरिका ने, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि मार्केट और चीप लेबर थी, तो अमेरिका ने जो बेवकूफ़ी करी वो यही करी कि राइज ऑफ चाइना होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो चाइना वाले आपको सांप, बिच्छू, चमगादड़, चूहे, मकड़ियां ये मार मार के खाते हुए नजर आएंगे, मिट्टी खाकर अपना पेट भरते हुए नजर आए थे। इतना बुरी दुर्गति हो गई थी क्योंकि कम्युनिस्टों की आदत क्या कि इनको अगर कोई भी दुश्मन एक बार दिखाई दे जाए तो वो ऊपर से एक बार एक ऑर्डर देंगे और नीचे तक। जो वही ना ग्रेट स्पैरो किलिंग जो इनकी शुरू हुई और करोड़ों की तादाद में जो चिड़ियां थी उनको पैरों से कुचल कुचल कर मार डाला, जिसकी वजह से इनके अंदर भुखमरी फैल गई चाइना के अंदर, उसको कौन देखेगा? माओ जेडोंग जैसा पागल आदमी कोई नहीं था। यस, इन कम्युनिस्टों जैसा पागल आपको नहीं मिलेगा। साइकिक लोग होते हैं ये, पढ़े लिखे भले ही ज्यादा हों लेकिन साइकिक होते हैं। साइकिक, इन्हें हर चीज में बुराई नजर आती है और दुनिया बुराइयों के साथ चलती है। अच्छाई वर्सेस बुराई खुद चलते हैं, और जब ये खुद हर चीज को प्योर करने की कोशिश करते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहां निक्सन से लेकर अमेरिका के लगभग हर प्रेसिडेंट की पॉलिसी क्या? अपीजमेंट ऑफ चाइना। अपीजमेंट ऑफ चाइना, चाइना को यूएसएसआर के अगेंस्ट खड़ा करो। और मजे की बात देखिए, जब 1991 में चाइना यूएसएसआर खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद भी चाइना को कंटेन करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इनको इतना समझ में नहीं आया, ना केवल अमेरिका बल्कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज को यह समझ में नहीं आया कि भैया चाइना के अंदर आपकी जो कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं उनका जो टेक्नोलॉजी थेफ्ट है जो चाइना कर रहा है उस पर भी तो किसी तरीके का कंट्रोल करो, और जो लॉज आप पूरी दुनिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो उसे उसी फॉर्म में, उसी तरीके से चाइना में भी तो इंप्लीमेंट करो यार। चाइना में भी इंप्लीमेंट करो, लेकिन इन्होंने नहीं किए। चाइना के अंदर इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किए, और यही एक रीजन था कि चाइना के अंदर इन्होंने दबाव डलवा के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो करवा लिए, लेकिन समय रहते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ओपन मार्केट तो खड़ी करवा दी। लेकिन भाई यहां ये डेमोक्रेसी के बारे में हमेशा दबते रहे। नतीजा उसका ये कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बची रही और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने उनको इकोनॉमिक टाई-अप्स करने का टाइम दे दिया और पूरी दुनिया के साथ इकोनॉमिक पैचअप होने शुरू हो गए। अब सोचकर देखिए, यहां पर ये जो नाटो कंट्रीज और ये G7 कंट्रीज इतना ज्यादा छाती पीट रहे हैं, इतना ज्यादा रुदाली मचा रहे हैं, रो रहे हैं कि आज चाइना हमारे लिए खतरा बन चुका है। इन मूर्खों को एक बात पूछने वाली हो, आप लोग अपने कैपिटलिज्म के लालच में जिस तरीके से अंधे होकर
चाइना जैसे देश को सपोर्ट कर रहे थे, और इंडिया जो अपने आप में हर स्टैंड पे परफेक्ट न था, उस इंडिया के हर कॉज को आपने दबाने की कोशिश करी, इंडिया को हमेशा रुलाने की कोशिश करी, इंडिया को हमेशा परेशान करने की कोशिश करी, उसकी भुक्तभोगी कौन होगा? ये सोचकर देखिए, ये जो नाटो कंट्रीज हैं और ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसकी दो मुहापन देखिए। आज जो ये रो रहे हैं ना कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट ऑफ दिस वर्ल्ड, आप इनसे पूछकर देखिए, कभी इनके बारे में हिस्ट्री उठाकर देखिएगा, 1989 से लेकर 2001 तक इंडिया के साथ इन्होंने क्या किया? इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया और कश्मीर इशू के अंदर इंडिया को हमेशा दबाए रखा। इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के बाद इन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि चाइना जैसा जायंट, नेपोलियन ने 200 साल पहले सोच लिया था, नेपोलियन ने 150 साल पहले सोच लिया था कि चाइना एक दैत्य है, दानव है, जब तक ये सोया हुआ है सोया रहने दो, जिस दिन ये उठा पूरी दुनिया को हैरान कर देगा और पूरी दुनिया की एस्तसी मार देगा। ये नेपोलियन की स्टेटमेंट है कि चाइना एक दानव है, जब तक ये सोया हुआ है सोया रहने दो, जिस दिन ये उठा पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार मचा देगा। ये शब्द चाइना के, ये नेपोलियन के थे। आज से मतलब 1799 से 1815 का पीरियड है ना, उस पीरियड के अंदर उसने कहा था, यानी फर्स्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी में कहा था चाइना के बारे में। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आई। आज जो ये शोर मचा रहे हैं, ठीक है, आज जिस तरीके से कहा जा रहा है कि चाइना इज यूजिंग रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस, इनसे कोई पूछे या ये खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें, चाइना 1976 से ओपन 72 के बाद से, पांडा पॉलिसी के बाद से ओपन डोर पॉलिसी अपना रहा है। क्या तब से चाइना ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की, या अपनी मार्केट का लालच देकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रूल्स बदलने के लिए दबाव डाला? आंसर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी ये WTO वगैरह हैं, इनका दोहरा चरित्र रहा है। इनका दोहरा चरित्र रहा है। दोहरा चरित्र ये रहा है, इनके डबल स्टैंडर्ड्स क्या रहे हैं? इनके डबल स्टैंडर्ड्स ये रहे हैं कि जो रूल चाइना इंडिया के ऊपर लागू होगा, जो रिस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर लागू होंगी, जो रिस्ट्रिक्शंस दुनिया के बाकी देशों के ऊपर लागू होंगी, उनमें से एक भी रिस्ट्रिक्शन चाइना पे लागू नहीं होती थी। यस, यही एक रीजन है। फ्री ट्रेड की बात करते हैं, आज तक इनके गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप से लेकर न जाने कितनी ऐसी कंपनीज हैं जो चाइना की बाउंड्री तक नहीं अंदर एंटर कर सकती। ट्विटर फिटर कुछ नहीं चलता। कहां गई वो फ्री ट्रेड पॉलिसीज? कहां गई? उसने एक जगह अलाउ नहीं किया। अगर एंटी डंपिंग के मामले में इंडिया, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगा रखे हैं तो इंडिया ने लगा रखे हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में खूब मुकदमे, सबसे ज्यादा मुकदमे चाइना पे इंडिया ने ठोक रखे हैं। पूरी दुनिया उस टाइम चुप थी, चाइना से दब रही थी या शांत बैठी हुई थी। उस टाइम इनको चाइना से फायदा हो रहा था, सबसे बढ़िया बात यह है। और उस फायदे ने इन देशों की आंखें बंद कर रखी थी, और आंखें इस हद तक बंद कर रखी थी कि इन्हें चाइना अपना यार नजर आ रहा था, दोस्त, और इंडिया को दबाने में इन्हें बड़ा मजा आता था। ये रियलिटी है। इनके डबल स्टैंडर्ड्स आज जो ये शोर मचा रहे हैं। अब नतीजा क्या हुआ? अब उसके बाद अगर आप ये देखें, अंडरमाइनिंग ग्लोबल ऑर्डर्स, जब ये चाइना यहां साउथ चाइना सी के अंदर लाखों टन मिट्टी डाल के आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था, तब समझ में नहीं आ रहा था। तब समझ में नहीं आ रहा था क्या? ताइवान के मामले में ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ताइवान के मामले में जब चाइना एक एक देश के साथ कोई भी एग्रीमेंट करते हुए यह कंडीशन लगा रहा था कि आपके साथ एग्रीमेंट तभी होगा जब आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करेंगे, तब अमेरिका की आंखें बंद थी क्या? 1972 के बाद से जिस तरीके से ताइवान को एक अकेला छोड़ दिया गया, तब क्या पूरी दुनिया की आंखें बंद थी? आज छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर बसे हुए 10-12 देश हैं जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। इवन अमेरिका तक रिकॉग्नाइज नहीं करता।
किसने चाइना को चाइना बनने में मदद करी? इस चाइना जैसे जो बबूल का पेड़ पूरी दुनिया को बताया जा रहा है, उसे खाद पानी किसने दिया? इन वेस्टर्न कंट्रीज ने, इन कंट्रीज की कंपनीज ने। कौन सी ऐसी बड़ी कंपनी है जिसकी फैक्ट्री अमेरिका में ना, चाइना में ना हो? क्यों? उन्हें प्रॉफिट चाहिए था, प्रॉफिट। लेबर सस्ती है, मार्केट बड़ी होगी, ओके। अब वो मार्केट किसके पास है? मार्केट बड़ी होगी, लेकिन वो मार्केट किसके पास है? आपकी फोन कंपनीज बंद हो चुकी हैं, नोकिया जैसी। सैमसंग का शुक्र मनाओ, लेकिन उसके बाद ओप्पो वीवो ने मार्केट खा रखी है। एप्पल सारी टेक्नोलॉजी छीन रखी है। हुआवे दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मेकिंग कंपनी है। ZTC 5G टेक्नोलॉजी किसके पास है? सारी चोरी की हुई है अमेरिका से, दुनिया के दूसरे अलग अलग देशों से चोरी की हुई है। जब ये चोरी कर रहे थे तब आप कहां थे? तब आपका एक ग्लोबल ऑर्डर कहां था? चाइना के ताकतवर होने में इन नाटो कंट्रीज का। और उसके बाद आ जाओ न्यूक्लियर मिसाइल्स। ओके, न्यूक्लियर मिसाइल्स चलो उसने तो खुद डेवलप किया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखते हैं एक नया स्टेप और, पाकिस्तान को किसने ये ट्रांसफर करी और उसके ऊपर किसने क्या स्टेप उठाया ये बताइए। और नॉर्थ कोरिया के पास जिस तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल जा रहा है उसको कौन देख रहा है ये बताइए। और जिस तरीके से ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जा रही है, क्या एक बार भी इनमें से किसी ने खड़े होकर आवाज उठाई कि हु इज ट्रांसफरिंग दिस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू ऑल दीज कंट्रीज हु आर थ्रेट टू दिस ग्लोबल ऑर्डर, सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर? इस सो कॉल्ड ग्लोबल ऑर्डर के लिए जो थ्रेट्स हैं उसके अगेंस्ट किसी ने आवाज उठाई है क्या अभी तक? आंसर है नहीं, किसी ने आवाज नहीं उठाई। इसके बाद अब ये जैसे ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की बात करते हैं, गजब इनका दोहरा है, डबल स्टैंडर्ड्स इनके गजब हैं। सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, दुनिया के लिए खतरा ये चाइना को बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अब शोर मचा रहे हैं उइगुर मुस्लिम्स के मामले में। क्या ये आज का मामला है? 30 साल से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। 30 साल से जब मामले चल रहे थे और आपके सामने खबरें आ रही हैं, उस टाइम तक आपके मीडिया ने कभी ज़रूरत नहीं समझी कि वो जो क्या नाम है कंसंट्रेशन कैंप्स हैं उसके अंदर जिस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और बड़े नंबर के अंदर उइगुर्स जो हैं भाग भाग के दुनिया के देशों को छोड़ छोड़ के, मतलब अपना जिंजियांग प्रोविंस छोड़ के दुनिया के अलग अलग देशों में जा रहे हैं, तब होश नहीं आया। एंड व्हाट अबाउट कश्मीर? कश्मीर के मामले में तो जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन कुछ था ही नहीं, ना के बराबर या था ही नहीं, 2-4 इंसिडेंट्स दुनिया में हर जगह होते हैं, वहां तुम्हारे को ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आया। और ये असलियत में इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। इनको, इन वेस्टर्न कंट्रीज को जब तक अपनी कंट्री के लिए फायदा नजर आता है, ये सामने वाले को कुछ नहीं बोलते, और जैसे ही इन्हें अपने ऊपर हीट नजर आनी शुरू हो जाती है, ये लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और दुनिया के हर देश के अंदर इस तरीके का इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि ध्यान से देखो, वो तो डेंजर, वो तो एक तरीके का दानव है, ड्रैगन है, दानव है, डेविल है। अब अगर ऐसी सिचुएशन है तो इन डबल स्टैंडर्ड्स के लिए जिम्मेदार कौन है? मुझे एक बार बताइए सोचकर। आंसर मिलेगा, जिम्मेदार इनमें से आपको कोई लगेगा नहीं। और यही इनके सबसे बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं, यही इनके सबसे बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिस का, हो गया। आज मिलिटराइजेशन, अगर आप मिलिटराइजेशन की बात करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आकर जिस तरीके से ओपन वॉर का एक थ्रेट क्रिएट कर दिया, मैं मानता हूं उस आदमी को, बेशक आप लोग, मैं खुद भी कई मामलों में कहता हूं कि वो पागल है, लेकिन उस पागल आदमी ने कुछ काम अच्छे किए थे। उसने चाहे पागलपने में सही, चाइना को बिना सोचे समझे डायरेक्ट हेड दिया, चॉक स्लैम टाइप के जो भी थे वो पकड़ के दिए, और हुआवे जैसी कंपनीज को बंद किया, इंडिया से, चाइना से लात मार के भगाई, और यहां तक कि उसकी बेटी तक को गिरफ्तार कर लिया, और शायद आज तक वो जेल में है या नजरबंद है। तो अंदाजा लगाकर देखिए असलियत में मामला क्या है। असलियत में ये जो मामला है, ये इन सब लोगों का अपने इंटरेस्ट्स को ऊपर रखना और दुनिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड्स लेके चलना, अपने लिए कुछ और, एक देश के लिए कुछ और, तो दूसरे देश के लिए कुछ और।
ऐसे स्टैंडर्ड्स लेके चलना जिसकी वजह से चाइना जैसा एक दानव इस दुनिया के सामने खड़ा हुआ है और इस दुनिया की शांति के लिए खतरा बन चुका है। यस, और अगर ये समझ लीजिए दुनिया में अगर वर्ल्ड वॉर होगा तो यूएसएसआर की वजह से कभी नहीं हुआ, उसके पीछे रीजन कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन चाइना की वजह से वर्ल्ड वॉर होगा, आप लिखवा लीजिए। और वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री हमारा इंडिया होगा। वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से एक, सबसे बुरे हालात के अंदर जो प्रभावित देश होगा वो इंडिया होगा। सबसे बुरी तरह प्रभावित देश अगर वहां कोई होगा तो वो इंडिया होगा। और ये सच्चाई है, इट इज द रियलिटी। इस चीज को समझिएगा, इट इज द रियलिटी, ये सच्चाई है। अब यहां से आगे अगर देखा जाए तो सवाल ये है, ठीक है इन सब की कमियां हैं, अब सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन ये है कि चाइना इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? असलियत में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन किया जाएगा और सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन में ये कहो कि तुम्हारी गलतियां क्या हैं। नो डाउट इनमें से अलग अलग देश जो हैं वो इंट्रोस्पेक्शन कर रहे होंगे क्योंकि इनको डर महसूस होने लग गया है। डर महसूस होने लग गया है। अब जब डर महसूस होने लग गया है, इंट्रोस्पेक्शन करना ये देश शुरू करेंगे, तो उसके बाद असलियत में एक सबसे बड़ा प्लान ये है कि कॉपरेशन, अपने एक दूसरे देश को कॉपरेट करो, सहयोग करो, और कॉपरेट करके एक तरफ आपको इकोनॉमिक डीकपलिंग विद चाइना, फ्रॉम चाइना, चाइना से अपनी अर्थव्यवस्था को अलग करो एंड मल्टी लेवल कपलिंग विद फ्रेंडली कंट्रीज, दूसरे देश जो सहायक देश हैं उन सब के साथ मल्टी लेवल कपलिंग करो, यानी अलग अलग कंट्री के साथ मल्टी डायमेंशनल कपलिंग करो और अलग अलग देशों के साथ अलग अलग जोड़ियां बनाओ, अपनी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ो। एक डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पूरी दुनिया ने जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करी, इकोनॉमी को चाइना के साथ कनेक्ट कर दिया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी आज के दिन चाइना पर डिपेंडेंट है और चाइना इस चीज़ को समझता है और यही रीज़न है पूरी दुनिया चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती। नाटो देश डर रहे हैं यार, 30 देशों का ग्रुप, सोचकर देखिए, नाटो को चाइना से डर लगता है। यस, नाटो को चाइना से डर लगता है। हां, क्योंकि उससे ग्लोबल ऑर्डर तो चेंज होगा ही होगा। चाइना ने अगर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो चाइना की इकोनॉमी पे तो शायद बाद में असर पड़ेगा। ये लोग चीखने चिल्लाने लग जाएंगे। यस, इनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो आज के दिन कर्ज पे चल रहा है सारा कोलैप्स हो जाएगा। और चाइना के पास तो फिर भी इस टाइम पर रिजर्व्स और सब चीजें हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज ढह जाएंगी। जो इनका ढपोसला है बड़ा, बहुत बड़े वाला, कि ध्यान से देखो हम इतने बड़े और इतने ताकतवर देश हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। और यही एक रीजन है, कि आपको समझना पड़ेगा यहां पर असलियत में कि इस टाइम पर इनकी हालत क्यों पतली है। ये लोग यहां तक ये तो कहते हैं कि चाइना इज पोजिंग सिस्टमैटिक चैलेंजेस टू नाटो नेशंस, लेकिन ये साथ में ये भी कहना नहीं बोलते कि वी डोंट वांट टू स्टार्ट एनी कोल्ड वॉर, हम नया शीत युद्ध शुरू नहीं करना चाहते, बिकॉज इंटरनली दे आर फियरफुल। अंदर से वो डरे हुए हैं। क्या डरे हुए हैं? कि कहीं चाइना के साथ पंगा क्रिएट करके जो ये बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को रन कर पा रहे हैं, कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए। इंटरनली इनको डर लग रहा है, कांप रहे हैं, और यही एक रीजन है हालात इनके खराब हैं। इन्होंने टाइम रहते प्रिपरेशन नहीं करी, मामलों को टालते चले गए और चाइना जैसा दानव उठ खड़ा हुआ और आज के लिए दुनिया का खतरा बनकर खड़ा हो चुका है। इससे निपटेंगे कैसे, इसका मैं अभी अंदाज़ा दुनिया में कोई भी नहीं लगा पा रहा, बस कोशिश की जा रही है। बस इन्हें टाइम चाहिए निपटने के लिए। समय के साथ इसके ऊपर डिस्कशन होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।